शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो एक महाकाव्य जैसे डीप डाइव की। आज इस एक्सप्लेनर में हम ब्रह्मांड के इतिहास को ट्रेस करने वाले हैं। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन के सैद्धांतिक गणित से लेकर बिग बैंग के ठीक बाद के उन पहले 3 धधकते हुए मिनटों तक की यात्रा करेंगे। और हाँ, बात सिर्फ अतीत की नहीं होगी, हम डार्क एनर्जी के उस आधुनिक और सबसे बड़े रहस्य को भी डिकोड करेंगे जिसने आज के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम और कॉस्मोलॉजी के सबसे चरम भौतिक विज्ञान को गहराई से समझने का एक प्रयास है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो मानव खोज की इस पूरी कहानी का पहला अध्याय, चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता। अब देखिए, ये सिर्फ एक और नया सिद्धांत नहीं था, ये न्यूटोनियन फिजिक्स से एक इतना बड़ा वैचारिक बदलाव था जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सदियों से माना जाता था कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है, एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन आइंस्टाइन ने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल या समतुल्यता सिद्धांत को आधार बनाया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बीच कोई फर्क नहीं है। आइंस्टाइन ने साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण असल में कोई बल है ही नहीं, ये ज्यामितीय है, जियोमेट्रिक है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक रबर की चादर है और जब आप उस पर सूरज जैसा कोई भारी पिंड रखते हैं तो वो चादर मुड़ जाती है, कर्व हो जाती है, और यही वक्रता तय करती है कि उसके आसपास की चीजें कैसे गति करेंगी। मतलब मास स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे मुड़ना है और मुड़ा हुआ स्पेस टाइम मास को बताता है कि कैसे चलना है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी गणितीय नींव पर हमारे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का निर्माण हुआ। जॉर्जियस लेमेत्रे का ये कोट बहुत कुछ बयां करता है। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और लेमेत्रे जैसे शानदार वैज्ञानिकों ने जब आइंस्टीन के इन्हीं समीकरणों को हल किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। गणित साफ साफ कह रहा था कि ब्रह्मांड स्थिर यानी स्टैटिक नहीं हो सकता, वो या तो सिकुड़ रहा है या फैल रहा है। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड एक प्राइमोर्डियल एटम या एक प्रारंभिक सिंगल क्वांटम से पैदा हुआ है। मजे की बात तो ये है कि खुद आइंस्टाइन को शुरुआत में ये विचार इतना अजीब लगा कि उन्होंने अपने ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ दिया, एक ऐसा फिक्स जो बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती कहा गया। हालांकि आज हम जानते हैं कि कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। खैर, गणितीय सिद्धांत तो बन गए, लेकिन विज्ञान में थ्योरी को वास्तविकता की कसौटी पर परखना पड़ता है। चलिए 1920 के दशक में माउंट विल्सन वेधशाला की ओर चलते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 20वीं सदी की शुरुआत तक इंसानों का ये पक्का विश्वास था कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे तक ही सीमित है। आसमान में जो धुंधले सर्पिल आकार दिखते थे उन्हें बस गैस के बादल या नेबुला मान लिया गया था। लेकिन फिर एंट्री होती है एडविन हबल की। हबल ने एक बहुत ही शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया जो हेनरिएटा लीविट ने खोजी थी, ल्यूमिनोसिटी पीरियड रिलेशन। ये सेफर्ड नाम के खास तारों की चमक से उनकी दूरी मापने का एक तरीका था। जब हबल ने इसे एंड्रोमेडा नेबुला पर लागू किया तो नतीजे ने खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का हिस्सा था ही नहीं, वो एक पूरी की पूरी अलग आकाशगंगा थी जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर थी। और सबसे बड़ी बात, ये सभी आकाशगंगाएं हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही थी। ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, वो फैल रहा था। और इसी ऐतिहासिक खोज से निकलकर आता है ये बेहद महत्वपूर्ण नंबर, हबल कांस्टेंट। आज के समय में WMAP जैसे उपकरणों से इसे लगभग 70.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक मापा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है। कोई आकाशगंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी, उसके हमसे दूर जाने की गति यानी रिसेशनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यही हबल का नियम है। इसने एक झटके में ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड हर जगह सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है, बिल्कुल एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह। अब समय आ गया है सबसे गहरी और दिलचस्प डुबकी लगाने का। आइए समय में एकदम पीछे चलते हैं, जब ये ब्रह्मांडीय भट्टी भयंकर रूप से धधक रही थी। क्रिएशन के पहले 20 मिनट। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। सुनने में ये शब्द बहुत भारी और जटिल लगता है ना? लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। न्यूक्लियोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब है नए एटम या परमाणु नाभिक का निर्माण होना।
बिग बैंग के कुछ ही मिनटों बाद की स्थिति की कल्पना कीजिए। तापमान 1 अरब केल्विन से भी ज्यादा था। ये आज के खाली और ठंडे अंतरिक्ष जैसा बिल्कुल नहीं था। ब्रह्मांड उस वक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक विशाल उबलते हुए प्लाज्मा से भरा हुआ था। इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगातार बदल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वो थोड़ा ठंडा होने लगा और ये संतुलन टूट गया। न्यूट्रॉन तेजी से प्रोटॉन में क्षय यानी डीके होने लगे। नतीजा ये हुआ कि ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 7:1 पर आकर टिक गया। ये अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आज के ब्रह्मांड की नींव है। इस टाइमलाइन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ हम तापमान और ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV में माप रहे हैं, जो क्वांटम कणों की चरम ऊर्जा को दर्शाता है। जब तापमान 1 से 2 MeV से ऊपर था तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वीक इंटरैक्शन के चलते एक दूसरे में धड़ाधड़ बदल रहे थे। जैसे ही तापमान 0.3 MeV से नीचे आया, परिस्थितियां ऐसी हो गईं कि हीलियम 4 का निर्माण शुरू हो सके। और फिर तापमान के 0.1 MeV से नीचे आते ही एक जबरदस्त विस्फोट जैसा हुआ, ड्यूटेरियम का निर्माण हुआ। लेकिन और ये बात सच में हैरान करने वाली है, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 20 मिनट तक ही चली। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट बाद ब्रह्मांड इतना फैल चुका था और इतना ठंडा हो चुका था कि परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हमेशा के लिए रुक गई। तो उन 20 मिनट की इस खगोलीय कुकिंग का नतीजा क्या निकला? तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ज्यादातर प्रोटॉन अकेले ही रह गए, जिन्हें आज हम हाइड्रोजन के रूप में जानते हैं, और जो थोड़े बहुत न्यूट्रॉन बचे थे उन्हें हीलियम 4 ने पूरी तरह से सोख लिया। ड्यूटेरियम और लिथियम बस नाम मात्र के लिए ही बन पाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इससे भारी तत्व क्यों नहीं बने? गेमो, अल्फर और फर्मी जैसे भौतिक विज्ञानियों ने इसका कारण खोजा। उन्होंने बताया कि वहां एक मास गैप था। 5 और 8 परमाणु द्रव्यमान वाला कोई भी नाभिक स्थिर नहीं होता। ये एक टूटे हुए पुल की तरह था जिसने ब्रह्मांड को उस समय कार्बन या ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनाने से रोक दिया। यही वजह है कि आज भी हम पूरे ब्रह्मांड में तत्वों की बिल्कुल यही प्राइमोर्डियल एबंडेंस या प्रारंभिक प्रचुरता देखते हैं। अब हम इस विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने से बाहर निकलते हैं और सीधे क्वांटम फील्ड थ्योरी की अति सूक्ष्म दुनिया में जूम इन करते हैं। चलिए देखते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच असल में कैसे बोए गए। क्वांटम फ्लक्चुएशंस ये विज्ञान के सबसे दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि वैक्यूम या खाली जगह का मतलब है जहां कुछ भी ना हो, बिल्कुल शून्य। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक खाली वैक्यूम में भी ऊर्जा के स्तर में लगातार और अस्थायी बदलाव होते रहते हैं। वर्चुअल कण लगातार अस्तित्व में आते हैं और गायब हो जाते हैं। मतलब खाली जगह असल में एक उबलते हुए सूप की तरह है, जो एक बहुत ही गतिशील ऊर्जा क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, इसी खालीपन ने ब्रह्मांड की विशाल संरचनाओं को जन्म दिया, वो भी ऊर्जा संरक्षण के नियमों को तोड़े बिना। तो ये जादू हुआ कैसे? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में उस क्वांटम वैक्यूम के अंदर बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक थर्मल फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तभी इन्फ्लेशन नाम की एक घटना हुई, ब्रह्मांड का अकल्पनीय रूप से तेज विस्तार। इस इन्फ्लेशन ने उन सूक्ष्म विविधताओं को खींचकर ब्रह्मांडीय पैमाने पर बड़ा कर दिया। जिन जगहों पर ऊर्जा का घनत्व थोड़ा सा भी ज्यादा था, वे विशाल गुरुत्वाकर्षण कुएं या ग्रेविटेशनल वेल्स बन गए। और फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया, उसने आसपास के मैटर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। करोड़ों अरबों सालों में यही मैटर सितारों, आकाश गंगाओं और आज के उस विशाल कॉस्मिक वेब में बदल गया। अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB को देखिए। उसमें दिखने वाले तापमान के छोटे छोटे अंतर असल में उन्हीं क्वांटम बीजों के जमे हुए निशान हैं। और अब हम अतीत के रहस्यों से निकलकर वर्तमान और भविष्य के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, द डार्क एनर्जी मिस्ट्री। याद है जब 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उस खोज ने सचमुच पूरी वैज्ञानिक बिरादरी के होश उड़ा दिए थे। दशकों से हम सब यही मानते आ रहे थे कि ब्रह्मांड में मौजूद तमाम आकाशगंगाओं और डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार को धीरे धीरे कम कर रहा होगा। एक दिन शायद ये रुक जाए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हमसे 6 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद टाइप 1a सुपरनोवा का बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो नतीजे बिल्कुल उल्टे निकले। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि किसी बिल्कुल ही अज्ञात और रहस्यमयी शक्ति के कारण इसकी गति लगातार तेज हो रही थी। एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा था।
जब हम ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का ये पाई चार्ट देखते हैं तो ये सच में हमें बहुत विनम्र कर देता है। सोचिए, हम इंसान, हमारी धरती, चांद, तारे, वो सारी आकाश गंगाएं जिन्हें हम दूरबीन से देखते हैं, यानी साधारण मैटर, ये सब मिलकर वास्तविकता का केवल 4% हिस्सा हैं, सिर्फ 4%। बाकी का 23% डार्क मैटर है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, 73% हिस्सा डार्क एनर्जी है। और विज्ञान की विडंबना देखिए, ये डार्क एनर्जी गणितीय रूप से बिल्कुल आइंस्टाइन के उसी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तरह व्यवहार करती है, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती मानकर खारिज कर दिया था। आज वही गलती पूरे ब्रह्मांड के भाग्य को नियंत्रित कर रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विस्मयकारी सवाल के साथ खड़े हैं। अगर ये रहस्यमयी डार्क एनर्जी इसी तरह स्पेस टाइम के फैब्रिक को तेज और तेज गति से खींचती रही, तो इस विशाल कॉस्मिक वेब का अंतिम भविष्य क्या होगा? क्या गुरुत्वाकर्षण हार जाएगा और सब कुछ अनंत काल के लिए दूर, बहुत दूर और भयानक ठंड में चला जाएगा, जिसे बिग फ्रीज कहते हैं? डार्क एनर्जी का ये रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है। हमें उम्मीद है कि इस डीप डाइव एक्सप्लेनर से आपको ब्रह्मांड की इस अद्भुत संरचना को थोड़ा और करीब से समझने में मदद मिली होगी। आगे क्या होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वैज्ञानिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।